डॉक्टर साहब, आरक्षण के मामले पर बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तमाम लोगों को ठीक से नहीं पता है, उसको बहुत गलत तरह से व्याख्यायित करते हैं। और मेरा ख्याल है कि आप चूँकि उसके सारे पहलुओं से जुड़े हुए हैं और उसको देखा है, आपने पढ़ा है, तो आप हमको बताएं कि ये सब सारी चीज़ें हुई क्या हैं। जी। ऐसा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद से आरक्षण पर निरंतर बहस जारी है। आरक्षण का विरोध मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में हो रहा है और इस आरक्षण के पक्ष में बोलने वाले कम हैं और इसके विरोध में बोलने वाले अधिक हैं। जो विरोध में बोल रहे हैं वे द्विजवादी मानसिकता के लोग हैं। आरक्षण दो तरह का इस देश में है। एक आरक्षण तो है वो जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था में सदियों से लोगों को प्राप्त है, और एक तरह का आरक्षण यह है जो संविधान लागू होने के बाद अनुसूचित जातियों जनजातियों को मिला और मंडल कमीशन की संस्तुतियों के बाद अन्य पिछड़ी जातियों को मिला। जो आरक्षण वर्ण व्यवस्था के तहत मिला हुआ था द्विजों को, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल हैं, उनकी हर एक की अलग अलग कर्म कार्य प्रणाली निर्धारित थी। उसमें किसी एक दूसरे को ट्रेसपास करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो कर्म ब्राह्मण का था उसमें क्षत्रिय या वैश्य नहीं प्रवेश कर सकते थे, जो क्षत्रिय का था उसमें ब्राह्मण और वैश्य नहीं प्रवेश कर सकते थे, और जो वैश्य का था उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं प्रवेश करते थे। विशेष परिस्थितियों में जब वो प्रवेश करते थे, ट्रेसपास करते, तो उसको आपद धर्म कहा जाता। आपद धर्म की छूट कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को थी, लेकिन जो जिसको शूद्र वर्ण कहा गया, जो इस देश का बहुसंख्यक था और इस देश का मूल निवासी था, वो न तो ब्राह्मण वाले क्षेत्र में जा सकता था, न क्षत्रिय वाले क्षेत्र में जा सकता था और न वैश्य वाले। उसको किसी में भी जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। ऐसा करने वालों को सजा भी दी गई है। उसके दो एक उदाहरण हैं। एक उदाहरण तो एकलव्य का है, जो निम्न जाति का था और द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने गया था। द्रोणाचार्य ने उसको निम्न जाति का वर्ण का होने के कारण उसको शिक्षा नहीं दी, और उसने इसके बावजूद, जैसा कहते हैं, उनकी प्रतिमा बना करके धनुर्विद्या सीखी और वो उनके प्रिय शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। तो उसको सजा दी गई, उसको संतुष्ट करने के नाम पर, कि उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया गया। शंबुक जो निम्न वर्ण का था, शूद्र जाति का था, उसने तपस्या की। जैसा वो कहते हैं, तपस्या का फल उन्होंने माना कि राम के राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया, उसके लिए दोषी शंबुक को माना गया, क्योंकि उसने जो है ब्राह्मण के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसलिए राम ने जाकर के शंबुक की हत्या की। तो ये दो उदाहरण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि एक वर्ण का, और खास करके शूद्र वर्ण का कोई आदमी जो है उच्च वर्ण के किसी कर्म को कर नहीं सकता, भले ही वो सक्षम हो उसमें। उसी तरह से विश्वामित्र को, जो क्षत्रिय थे, तपबल से ब्राह्मण होना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ से उनको संघर्ष करना पड़ा और हार करके वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। ये भी उनका अनधिकार चेष्टा मानी गई, क्योंकि वो क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण का कर्म कर रहे थे। इस प्रकार से तीन जो वर्ण थे, जो द्विजवादी वर्ण थे, जिनको जनेऊ पहनने का अधिकार था, और एक वो वर्ण था जिसको जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, उनमें आपस में एक दूसरे कर्म को स्वीकार करने की नहीं थी। गीता में भी कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जो कर्म आपका निर्धारित, उसी कर्म को आप करिए, दूसरे कर्म में आप न जाइए। तो इस प्रकार से वो कुछ लोगों को आरक्षण ये प्राप्त था, कुछ लोगों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था और कुछ लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ
उसके बाद से जो नया संविधान बना, दलितों का नेतृत्व जो पिछड़ों के चेतना के ऊपर आधारित था, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाया गया था, तो उसमें संविधान लागू होते ही विधायिका में और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण तो मिल गया। संविधान में 340 धारा में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी आयोग गठित करने की बात की गई। आयोग गठित भी हुआ, मार्च सन 55 में पेश भी हुआ, लेकिन जवाहरलाल जी के रहते वो लागू नहीं हुआ, उसकी अनुशंसाएं लागू नहीं की गई। फिर जनता पार्टी की सरकार में मंडल आयोग बना और उसमें अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण देने की संस्तुत की गई। इसके पहले भी इस देश में ब्राह्मणों के एकाधिकारवादी रुख के कारण, उनके प्रभुत्व के कारण और उनके प्रभुत्व के कारण जो पिछड़े वर्ग के लोग राजा हो गए थे, उनको भी जो है राज तिलक नहीं करते थे। जैसे शिवाजी का ब्राह्मणों ने राज्य तिलक नहीं किया, और इस आधार पर नहीं किया कि आप शूद्र वर्ण से आते हैं, उनको घूस दे करके जो है राज तिलक करवाना पड़ा और उनकी एक वंशावली बनाई गई जिसमें उनको सिसोदिया वंश का दिखाया गया। तो वो तो खैर उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैसूर के राजा ने, जो यादव राजा था 1875 में, उसने ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए गैर ब्राह्मणों को 75% आरक्षण दिया। और इसी प्रकार से 1902 में 26 जुलाई को छत्रपति साहू जी महाराज ने भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए 50% का आरक्षण दिया। इसके बाद 1917 में तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ। उस पार्टी के द्वारा भी मांग की गई आरक्षण की, तो वहाँ पर कम्युनल अवार्ड के नाम पर भिन्न भिन्न जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया। इसके बाद जो आरक्षण हुआ, जो संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों को मिला, उसके बाद जो आरक्षण दिया गया वो अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया मंडल कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर। यद्यपि इस आरक्षण में भी कुछ कमी कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक तो उसकी जो है सीलिंग तय कर दी गई कि 50% से अधिक जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उसमें भी जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से जब बीपी मन सिंह ने अपने कार्यकाल में 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का ऐलान किया, उस वक्त जो है द्विजवादी मानसिकता के लोगों ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया और यहाँ तक कि आज जो पिछड़ी जातियों में अपने को शुमार किए जाने का आंदोलन चला रहे जाट लोगों ने भी उसका विरोध किया था। आज वो जो है आरक्षण की मांग कर रहे हैं और वो आंदोलन चला। उसके बाद जो है मैटर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक निर्णय दिया, जिसके निर्णय के अनुसार यही जैसे मैंने पहले बताया कि 27% आरक्षण मिलेगा इनको, लेकिन क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। तो संक्षेप में यह आरक्षण का एक संक्षिप्त इतिहास है कि ये जो है जिसको हम आधुनिक आरक्षण कहेंगे, उसकी शुरुआत मैसूर के राजा ने की, उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। 1917 में जस्टिस पार्टी के कारण जो है वो कम्युनल अवार्ड के नाम पर मिला। पिछड़ी जातियों के लिए कम्युनल अवार्ड के लिए एक साइमन कमीशन यहाँ पर आया हुआ था। साइमन कमीशन इस देश के भिन्न भिन्न जातियों की स्थिति और उनकी जनसंख्या के बारे में एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन यहाँ के द्विजवादियों ने साइमन कमीशन को गो बैक का नारा लगाया। कुछ पिछड़ी जात के नेता थे जिसमें बंधुराम रसिक थे, चंद्रिका प्रसाद जी व्यास थे, शिवदयाल सिंह चौरसिया थे। इन लोगों ने साइमन कमीशन का वेलकम किया क्योंकि ये जानते थे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जाएगी तो जैसे तमिलनाडु में तत्कालीन मद्रास में कम्युनल अवार्ड के नाम पर वहाँ लोगों को आरक्षण मिला, उसी तरह से यहाँ भी आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन द्विजवादी जो प्रेस में और जो मीडिया में हावी थे, राजनीति में जो हावी थे, उन्होंने इसका विरोध किया, तो कम्युनल अवार्ड के नाम पर आरक्षण यहाँ पर नहीं मिला। डॉक्टर अंबेडकर के कारण जो है वो आरक्षण की बात संविधान में जोड़ी गई और डॉक्टर अंबेडकर के पीछे जो सामाजिक आंदोलन किया था, जिसमें पेरियार रामास्वामी नायकर थे, केरला के नारायण गुरु थे और मैंने जैसा बताया कि ज्योतिराव फुले थे, छत्रपति साहू जी महाराज थे। इन लोगों की प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर ने उस बात को स्पष्ट रूप से रखा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने
गांधी जी का विरोध किया और गांधी जी अनशन पर बैठे। पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में यही हुआ कि संविधान से अस्पृश्यता खत्म कर दी गई कागजों के ऊपर, और दूसरा अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को आरक्षण मिल गया। मंडल आयोग के नाम पर अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण बाद में मिला। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इसमें जो वर्चस्ववादी मानसिकता के लोग हैं उनको जो है 50.5% आरक्षण अपने आप मिला हुआ है, अघोषित आरक्षण उनका है। और पिछड़ों को, जिनकी आबादी 60% के लगभग आसपास है, थोड़ा ज़्यादा होगी या थोड़ा कम होगी, उनको केवल 27% आरक्षण मिला हुआ है। और जो आज की सरकार है वह इस 27% में भी बंदरभाट करने पर जो है उतारू है। जो जाटों को, गुर्जरों को, पटेलों को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। तो हमारा जो संघर्ष है आरक्षण के लिए वो तेज होना चाहिए। जाति जनगणना की जो की गई है उसकी घोषणा होनी चाहिए, और जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के अनुसार जो है लोगों को अपनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तभी जाकर के आरक्षण की जो मंशा है संविधान में जो प्रदत्त है वो पूरी होगी। और जो 50% की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। घुमा फिरा करके वो एक आर्थिक आधार की बात वहाँ पर कह दी गई है, जिसकी चर्चा हो रही है। राजस्थान में आर्थिक आधार पर कुछ लोगों को जो है वो गुर्जरों का अलग से आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में लोग कोशिश कर रहे हैं। मायावती ने भी बयान दिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये जो है हम लोगों के हक के साथ एक तरह का अन्याय हो रहा है। हमारे हक जो वाजिब है वो नहीं मिलने की संभावना बनती जा रही है। और अगर भाजपा की सरकार रही, 2/3 राज्यों में जीत गए, तो वो संवैधानिक परिवर्तन करेंगे, आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करेंगे। ये जो है आरक्षण के बारे में हमारी जो एक सोच है, मानसिकता है, तो उसको जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। तो आरक्षण जा करके हम लोगों के लाभ के लिए होगा। जब तक यह नहीं मान्य होगा कि जिसकी जितनी भागीदारी आबादी हो उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, तब तक जो है वो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है वो पूरा नहीं होगा। बस। हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा।